हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। बेटा हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिसेस आपका चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का। आज हम ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। देखो क्या होता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक प्लूरल फॉर्म है किसकी? मैट्रिक्स की। सर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो मैट्रिक्स क्या होता है, क्यों इसकी नीड पड़ी, इसकी बात करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा एक कहानी सुनो। कहानी में मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पास तीन लोग हैं मान लेते हैं। कोई एक ए नाम है, ए या फिर उसका कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक राम है, सीता है, ठीक है। एक और नाम ले लेते हैं, हनुमान नाम ले लेते हैं। तीनों हमने रामायण बना दी यहाँ पे। राम जी है, सीता जी और हनुमान जी है। अब मान लेते हैं राम जी, सीता जी और हनुमान जी पढ़ने वाले बच्चे, आपकी तरह काफी पढ़ने वाले बच्चे। इनके पास सर्टेन पेन और पेंसिल्स है। तो ऐसा है कि जो राम है उसके पास है, मान लेते हैं राम हैव 5 पेन्स एंड 10 नोटबुक्स। 10 नोटबुक्स। सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हमारे श्री राम जी है। राम जी के अलावा फिर सीता जी थोड़ा कम पढ़ते हैं, तो इनके पास सीता हैव 2 पेन एंड 3 नोटबुक्स। ऐसे ही जो हनुमान जी है ये सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन थे? रामायण में हनुमान जी थे। तो हनुमान हैव 20 पेन एंड 50 नोटबुक्स, ठीक है। अब देखो बेटा, एक तो ये तरीका है लिखाने का, क्या कि कोई एक राम है ना। राम जी इनके पास 5 पेन और 10 नोटबुक्स है। ऐसे ही सीता जी इनके पास 2 पेन और 3 नोटबुक्स है। ऐसे में अलग अलग सबके लिए पूरा सेंटेंस लिखते जाऊं, या फिर मैं एक काम करूं, मैं ऐसा करूं कि यहां लिखा मैंने राम, राम का मैंने आर लिखा, सीता जी का मैंने एस लिखा, हनुमान जी का मैंने एच लिखा, ठीक है। और एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। इधर राम जी, सीता जी और हनुमान जी। मैंने ऊपर लिखा, यहाँ पे लिखा पेन, और यहाँ पे मैंने लिखा नोटबुक। और मैंने क्या करा, जो राम जी के पास जितने पेन है कितने? 5। नोटबुक्स कितनी? 10। ये 2 और 3, और यहाँ पे 20 और 50। मैंने इस तरह का क्या एक अरेंजमेंट बनाया। इस अरेंजमेंट को देखते ही आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पेन लिखा है, यहाँ पे नोटबुक लिखा है। तो आप क्या बोलोगे? राम हैव 5 पेन्स, राम हैव 10 नोटबुक्स। ऐसे ही सीता हैव 2 पेन एंड 3 नोटबुक्स। तो ये जो दिखाने का तरीका है, ये जो दिखाने का तरीका ज्यादा कन्वीनियंट है। एक तो मैं पूरे पूरे सेंटेंस लिखूं ऐसे कि राम के पास ये है ना। ऐसे सीता के लिए लिखूं, ऐसे हनुमान के लिए लिखूं। ये पूरा सेंटेंस को अगर मैं मैथमेटिकली फॉर्म करता हूं, तो मैथमेटिकली फॉर्म कैसे कर सकता हूं? काफी इजी और कन्वीनियंट है। इसी का मैं एक और फॉर्म लिख रहा हूं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या? ये पेन लिख दिया, नोटबुक लिख दिया, इस साइड एलएचएस में, और इधर मैंने एरे बनाया, एक तो राम का, एक सीता का, एक हनुमान का। तो वही, पेन कितने हैं राम के पास? 5। नोटबुक कितनी है? 10। ऐसे ही 2, 3 और 20, 50। तो एक ये भी अरेंजमेंट हो सकता है कि मैं क्या करूं, पेन और नोटबुक्स के इधर ले लूं और राम सीता और हनुमान जी को ऊपर ले लूं, या फिर राम सीता हनुमान को इधर ले लूं और पेन एंड नोटबुक्स ऊपर ले लूं। तो ये दोनों के दोनों अरेंजमेंट्स होते हैं। जनरली ऐसे अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या करेगी, एक तरह से मैथमेटिकल टूल होता है। क्या होता है मैथमेटिकल टूल? जो ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको क्या एक बना देता है, एक तरह से मैट्रिक्स बना देता है। इसको बोलेंगे क्या? मैट्रिक्स बोलेंगे। कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे, वो अभी मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऐसा है कि वही अपने पास सेम ही एग्जांपल लेते हैं, राम सीता एंड हनुमान, ठीक है। ये है हमारे पास, और हमारे पास क्या है? पेन और नोटबुक्स। देखो इसको शो करेंगे ऐसे रेक्टेंगुलर एरे में। कैसे? ये रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल में हम जो जो पेन है, देखो पेन किस किस के पास कितने कितने थे? पेन थे इनके पास 5, 2 एंड 20। तो देखो ये राम के आगे 5 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा और 20 लिख दूंगा। पेन आ गए सारे के सारे। उसके अलावा नोटबुक्स की बात करूं तो कितनी थी? 10, 3 और 50। यहाँ पे लिख दूंगा 10, यहाँ पे लिख दूंगा 3, यहाँ पे लिख दूंगा 50, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये रेक्टेंगुलर एरिया बन गया किसका? एलिमेंट्स का। इस तरह से अरेंजमेंट बन गया। इसी को बेटा मैट्रिक्स बोलता है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? डेफिनेशन है कि एन मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मैट्रिक्स क्या है? मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं।
मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array of numbers और फंक्शन। यहां पे मैं नंबर्स भी ले सकता हूं, फंक्शंस भी ले सकता हूं। फंक्शंस कैसे? sin x cos x tan x, वो भी ले सकता हूं, है ना। तो हमारा मैट्रिक्स हो क्या जाएगा? ये है क्या? रेक्टेंगुलर एरे। कैसे शो करते हैं? ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के उसके अंदर एलिमेंट, जिसके सामने जो एलिमेंट है वो रख देते हैं। तो देखो ये जो होता है, ये अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं हम एक कॉलम। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉलम। यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है तो कॉलम फर्स्ट। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही सेम ये हो जाएगा कॉलम 2, कॉलम सेकंड। सही बात है। और जो इस टाइप का रहता है, देखो जो हॉरिजॉन्टली जो रहता है ना, हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम क्या बोल देंगे? कॉलम 1 और कॉलम 2। और जो वर्टिकल रहेंगे, वर्टिकल को मैं क्या बोल दूंगा? रो। तो ये हो जाएगी मेरी ROW। किससे शो करूंगा? रो 1। ये क्या हो जाएगी? रो 2। ऐसे ही ये हो जाएगी रो 3। ठीक है बेटा, ये हो जाएगी रो 1, रो 2, रो 3। अब देखो ध्यान से, हमने अगर इसको मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं। कैसे? इसी का सेकंड, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड में मैंने पेन और नोटबुक्स को इधर ले लिया, तो ये रहा पेन और ये रहा नोटबुक। इधर इधर क्या ले लूंगा? राम को, सीता को और हनुमान को ले लिया। वापस से मैट्रिक्स बनाई। पेन, राम, सीता, हनुमान के पास कितने कितने? 5, 2 और 20। तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 20। फिर नोटबुक्स कितनी कितनी है? 10, 3 और 50। तो ये आ गया 10, यहाँ आ गया 3 और ये आ गया 50। आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें कॉलम कितने हैं? इसमें कॉलम है, ये रहा कॉलम फर्स्ट, C1 से नाम दे देता हूँ। ये रहा कॉलम सेकंड, इसको C2 से नाम दे देता हूँ। ये कॉलम थर्ड, इसको क्या नाम देता हूँ? C3। ऐसे ही रो कितनी हो जाएगी? तो सर ये रही रो, ये हो जाएगा रो 1 और ये हो जाएगा रो 2। तो आपको क्या पता चला? इसी इसी मैट्रिक्स को मैं इस हिसाब से लिख सकता हूं, है ना। मैंने क्या किया? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, है ना। दोनों तरह के हैं। यहाँ पे रो कितनी है? यहाँ पे टोटल रो है 2 और यहाँ पे टोटल कॉलम कितने हैं? कॉलम है 3। यहाँ पे टोटल रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 2। इंफॉर्मेशन तो क्या सेम ही प्रोवाइड कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन सेम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई A, B और C 3 इंसान है ना। इनके पास भी पेन और नोटबुक वाला एग्जांपल लेते हैं। पेन, नोटबुक और पेंसिल भी ले लेते हैं। पेन, नोटबुक और पेंसिल भी ले लेते हैं। तो देखो क्या बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसके पास 5, 2 और 3 पेन, नोटबुक और पेंसिल है। इसके लिए भी ले लेते हैं 5, 10 और 15। इसके लिए लेते हैं 2, 0 और 5। ठीक है, ये अलग अलग नंबर्स आ गए। तो अब इसमें देखो, इसमें रो कितनी है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। 3 तो रो हो गई। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। तो अब हमें लिखना सीखना क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। की मैट्रिक्स तो हमने समझ लिया क्या है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। अब इस रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, उसकी रो तो क्या होती है? ये तो रो हो जाएगी। क्या हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट रहेंगे वो तो आएंगे रो में। तो और रो काउंट कैसे करना है? जितनी रो बनेगी उतने रो काउंट कर लो। ऐसे ही कॉलम कितना? ये देखो, ये 3 कॉलम हो जाएंगे और 3 ही रो हो जाएगी। इसमें रो और कॉलम कितने कितने हैं? रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। ठीक है बेटा, यहां पे देखो रो और कॉलम की नंबर चेंज हो रहे थे। तो हमेशा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखेंगे हम रो इनटू कॉलम से, रो इनटू कॉलम से। और आप ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे ही मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल कैसे जाएंगे? रो इनटू कॉलम करते ही आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पे टोटल रो कितनी है? 3। टोटल कॉलम कितने? 3। और टोटल एलिमेंट्स काउंट कर लो, 3 इंटू 3 9 है। देख लो, 3 इसमें, 6 9 है। यहाँ पे बात करूं मैं, ये ऊपर वाले में रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 2। एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 6। तो देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। ऐसे ही इसमें रो कितनी है? 2 और कॉलम कितने? 3। इसमें भी एलिमेंट 6 होने चाहिए, 6 एलिमेंट्स है।
तो मेरे को दो चीजें पता चली। अगर मेरे को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पता चल जाए तो एक चीज तो ये पता चल जाती है कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। दूसरी बात, उसको ऐसे बनाना है या ऐसे बनाना है ये भी पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने आपको बोला, क्या बोला कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, construct a matrix of order 2 cross 3 where elements are defined as, कैसे डिफाइन है, ऐसे 2 की पावर 1 सेकेंड, ऐसे डिफाइन है ए आई जे इक्वल टू आई इक्वल टू 3j और आई एंड जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको क्या बोला, आई इक्वल टू 3j होना चाहिए। ए आई जे कैसा है, देखो ए आई जे का मतलब क्या होता है, ये मैट्रिक्स का नोटेशन है। इसको क्या बोलते हैं, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आई क्या है, आई एलिमेंट किसका, रो का, और ये जे क्या है, एलिमेंट किसका, कॉलम का। आई किसको बोलेंगे, आई देखो यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूं, ये तो हो गई आई वन रो, है ना। तो ये एलिमेंट क्या हो गया, इस एलिमेंट की पोजीशन की बात करूं मैं, तो ये एलिमेंट की पोजीशन हो गई, ये फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ए वन वन, आई की भी वैल्यू 1 और जे की भी वैल्यू 1, ठीक है। फिर यहाँ पे रो तो क्या सेम ही चल रही है, लेकिन कॉलम चेंज हो गया, रो सेम है कॉलम चेंज हो गया, मतलब ए वन टू, रो कौन सी है, फर्स्ट। तो जो आई होता है वो रो के लिए होता है, जे होता है कॉलम के लिए होता है। मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, स्पेशल नोट है, आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आई रो है ना, मतलब फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो मतलब ए वन वन, ए वन टू, और इसका क्या हो जाएगा, ए वन थ्री, ठीक है बेटा। यहां पे बात करूं मैं, ये हो जाएगा। अब देखो रो कौन सी चेंज हो गई, सेकंड रो में आ गए, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो इसको लिखा जाएगा ए टू वन। ये क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट है, कि ये ए वन वन पे कितना है 5, ए वन टू पे कितना है 2, ए वन थ्री पे कितना है 3। ऐसे ही ए टू वन पे कौन है, ये 5, सॉरी सिर्फ 5 है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये हो गया। ए टू वन पे कौन है 5, ये कहां पे, ये है ए टू टू पे, आप देख लो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। ये कौन सा है भाई, रो तो सेकंड है और कॉलम थर्ड है, तो इसको हो जाएगा ए टू थ्री। ऐसे ही ये हो जाएगा ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। बात समझ में आ गई, है ना। ये है हर एक एलिमेंट की पोजीशन। अब चलते हैं आगे, आपको क्या बोला है, सबसे पहले तो 2 क्रॉस 3 का क्या बनाओ, मैट्रिक्स बनाओ। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या करा, बनाया 2 क्रॉस 3 का। 2 क्रॉस 3 का बनाने के लिए मेरे को रो कितनी चाहिए भाई, ये तो होता है नंबर ऑफ रो और ये होता है कॉलम। तो मेरे को पता है एक तो होगी यहाँ पे R1 मतलब रो 1, एक होगी रो 2, यहाँ पे एक तो होगा कॉलम C1, यहाँ पे होगा एक C2, एक होगा C3, ऐसे ही होगा। अब मैं एलिमेंट्स फिल करना स्टार्ट करता हूँ, तो देखो एलिमेंट्स ऐसे ही तो आएंगे, ये तो A11, ये A12 और ये A13, और एक A21, A22 और एक 23, ऐसे ही आएंगे। सही बात है भाई, टोटल एलिमेंट्स कितने आने, 6 आने, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता चल जाता है किससे, m और n से। अब m और n क्या है, मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ रोज तो लिख दिया m, देखो ये सारी चीजें लिखते जाना। नंबर ऑफ रोज को मैंने बोल दिया कितनी, m, नंबर ऑफ कॉलम्स को मैंने क्या बोल दिया, n। तो m क्रॉस n आपको क्या दे देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देंगे। तो m क्रॉस n आपको क्या दे देंगे, देखो ये अलग से छोटा सा नोट पॉइंट है, m क्रॉस m आपको क्या दे देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये दे देंगे, ठीक है। बात वापस क्वेश्चन पे आता है कि ये A11, 12, 13, अब ये A11, A12, A13 निकालेंगे कैसे, जो आपको यहाँ पे रिलेशन दे रखा है I इक्वल टू 3j, इससे निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, देखो कैसे निकल जाएगा। मेरे को चाहिए A11 चाहिए, A11 चाहिए, A11 के लिए क्या करूंगा, इसकी वैल्यू 1 डालूंगा, यहाँ पे I की वैल्यू 1 डाल दी, I की वैल्यू आपने डाली 1, I की वैल्यू आपने जैसे ही 1 डाली, तो
जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आपने 1 डाली, जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। तो देखो आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1/3, ये आया। A12 के लिए, A12 के लिए आई की वैल्यू क्या डाल दो आप, 1 ही रखोगे। क्या आई चेंज हो रहा है क्या, क्या आई चेंज हो रहा है क्या, इसमें A11 A12 A13, यहाँ पे मैं 11 12 13 यही सीधा एलिमेंट काम में ले रहा हूँ और हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू तो 1 ही आई। अब जे की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, जे चेंज हो रहा है, जे चेंज हो रहा है। तो एक काम करते हैं, जे जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे आई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई की वैल्यू है 1, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, आई और जे दोनों की वैल्यू 1 1 है। तो मेरे पास जो एलिमेंट क्या आ जाएगा, एलिमेंट क्या आ जाएगा, एक की वैल्यू रखो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। या तो ऐसे कर लो, या फिर एक सिस्टमेटिक आपको क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, तो वैसे वैसे चल लेंगे। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने जे की वैल्यू 1 डाली, आई की वैल्यू कितनी आई 3। तो हमारे पास जो A11 बन गया, A11 क्या बन गया, A11 एक सिंगल एलिमेंट बनेगा, इसमें आई इक्वल टू 3j में है। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, i माइनस 3j इक्वल टू 0। आप वैल्यू डालते जाओ और वैल्यू मिलती जाएगी। आपने वैल्यू डाली 1 1, तो 1 माइनस का 3 कितना बनेगा, माइनस का 2। फिर आपने निकाली A12 की वैल्यू, A12 की वैल्यू में ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस का 3 इंटू 2, 1 माइनस का 6 कितना बन जाएगा, A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5। ऐसे ही A13, A13 में 1 माइनस 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, A13 की वैल्यू माइनस का 8। आ रही है वैल्यूज। ऐसे ही ये तो A11 12 13 की थी, ऐसे ही A21 A22 और A23 इनकी वैल्यू निकालनी है। कैसे आ जाएगा, A21 वैल्यू रख के देखो, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1 विच इज माइनस का 1। A22 तो 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 4। और A23 तो मतलब 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस का 7। अब हमारे पास वापस ये मैट्रिक्स बनने के लिए आ गई। मैट्रिक्स क्या बन गई हमारे पास, कुछ ऐसी बन गई। क्या हुआ, 1 1 की वैल्यू कितनी, -2 -5 और -8। देखो 1 1 1 2 1 3, ये रहा 1 1 1 2 1 3। तो ऐसे पूरा का पूरा रो की आ गई क्या, -2 -5 -8, -2 -5 और -8। और क्या आ गई, -1 -4 -7। तो -1 -4 और -7। ऐसे हमने पूरी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी, पूरी पूरी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा बेटा। तो हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जान लिया, है ना। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स पढ़ेंगे। हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जान लिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स अब पढ़ने वाले हैं। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और एन क्रॉस एन करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है क्या बेटा, आप देखो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना, उसी को लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, एग्जाम्पल नंबर है 2। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 elements, then possible orders, possible orders। ऑर्डर क्या होगा, आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, एम क्रॉस एन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम क्रॉस एन। और यहां पे जो एम क्रॉस एन होता है, इसमें देखो क्या क्या हो सकता है, एम और एन बिलोंग करने चाहिए किसको, नेचुरल नंबर को। एम और एन किसको बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर। बस इतना सा कहानी। अब क्या क्या हो सकते हैं देख लो, टोटल 8 आ रहा है, एम क्रॉस एन की वैल्यू 8 है। एम क्रॉस एन क्या है, 8 है। तो एम और एन की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो भाई एम की वैल्यू ले लो आप 8 और एन की वैल्यू ले लो 1। एक तो पेयर यह बन गया 8 1, है ना, एक तो बन गया 8 और 1। एक बन गया सर, आप एक काम करो, इसकी वैल्यू ले लो 4, इसकी वैल्यू ले लो 2, 4 और 2 ये बन गया। सर एक काम करो, उल्टा ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 4 ले लो, और फिर इसको 1 ले लो और इसको 8 ले लो। तो ऐसे करके 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आए। इनके अलावा कोई और पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है क्या, इनके अलावा और कोई पॉसिबल हो सकता है क्या। आप बोलोगे सर ये 8 2 और सॉरी 8 1 और 1 8 रिपीट हो गया, 4 2 2 4 रिपीट हो गया। मैं बोलूंगा बेटा ये अलग अलग मैट्रिक्स है। कैसे, देखो एक मैट्रिक्स तो अगर 8 1 की बात करूं तो ऐसा होगा कुछ, 8 1 8 क्या है, रो,
और कॉलम क्या है 1, तो देखो 1 कॉलम बना लिया और 8 रो बना दी, है ना। तो मैं अगर नंबर्स डालना मैंने स्टार्ट करा तो देखो ये देखो ये जो मैट्रिक्स बनी है इसमें देखो रो कितनी है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8, और कॉलम कितना है C1, कॉलम तो C1 ही है ना, और रो कितनी 8। तो ये क्या होता है, इसका ऑर्डर कितना आया, इसका ऑर्डर आया सबसे पहले किसको, रो को लिखते हैं, तो 8 क्रॉस 1 का ऑर्डर है, तो 8 क्रॉस 1 में ये मैट्रिक्स बनी। अब बात करूं मैं 1 क्रॉस 8 में ये क्या बन जाएगी, तो ऐसा बन जाएगा, देख लो ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, और रो कितनी है, रो 1 है, और ये कॉलम कितने हैं, 8 कॉलम है। तो ये तो हो जाएगा क्या, 1 क्रॉस 8, क्योंकि फर्स्ट को पहले क्या लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं रो को, फिर लिखते हैं कॉलम को। यहाँ पे रो कितनी है 8, कॉलम कितने हैं 1, तो 8 क्रॉस 1। एलिमेंट्स दोनों में सेम है ना, एलिमेंट सेम रहेंगे, लेकिन लिखने का तरीका ये तो होगा 8 क्रॉस 1 का, ये होगा 1 क्रॉस 8 का। बात समझ में आई, है ना। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे अरेंजमेंट्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, 4 टाइप के हो जाएंगे, लिख लिया हमने। अब देखो ये एग्जाम्पल 3 ऐसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम्पल 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे चलते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, इस पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे देखो क्या क्या टाइप हो रही है, मैं एक बार फटाफट लिख देता हूं। एक फर्स्ट है आपकी कॉलम, सेकंड आपकी रो, थर्ड है आपकी डायगोनल, नहीं डायगोनल से पहले स्क्वायर, स्क्वायर, फोर्थ है आपकी डायगोनल, फिफ्थ आपकी स्केलर, और सिक्स्थ है आपकी आइडेंटिटी, और फिर एक और आपके पास जीरो मैट्रिक्स और बचेगी, क्या, जीरो मैट्रिक्स, सेवंथ आपकी है जीरो मैट्रिक्स। ये आपके पास 8 टाइप्स है, एक एक करके सबको देखते हैं। हमारे पास 8 टाइप्स है, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले देखो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का नाम से क्या है कि इसमें एक कॉलम होगा, इसमें एक कॉलम होगा। अभी देखो थोड़ी देर पहले हम एग्जांपल देख रहे थे, देखो एक कॉलम का एग्जांपल कौन सा देखा था, ये वाला, ये किसका एग्जांपल है, कॉलम मैट्रिक्स का। सेकंड है आपका रो मैट्रिक्स, तो देखो ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल ये रहा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है, बाकी कॉलम कितने भी हो सकते हैं। देखो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कैसे होगी कॉलम मैट्रिक्स, इसमें कॉलम कितना होगा, कॉलम इसमें एक होगा, रो कितनी भी हो सकती है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिखते हैं कैसे, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम लिखते हैं, कॉलम 1 होना चाहिए, रो तो कैसे भी हो सकती है, तो मैं इसका ऑर्डर ऐसा लिख दूंगा कि m क्रॉस 1, m क्रॉस 1 से आपको क्या समझ में आ जाएगा कि कॉलम तो 1 है और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस 1 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। और इसके एग्जांपल्स देना चाहो तो मैं एग्जांपल्स कैसे हो जाएंगे, क्या ये हो जाएगा क्या इसका एग्जांपल, एक तो क्यों ये कैसा हो जाएगा, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो m की वैल्यू आपने 1 ले ली, आप m की वैल्यू 2 भी ले सकते हो, तो m की वैल्यू 2 लोगे तो ये लो, m की वैल्यू आप 3 लोगे तो, है ना, ऐसे सोन, m की वैल्यू आप चाहे तो 8 ले सकते हो या फिर 6 ले लो, ये हो जाएगा। कॉलम तो है क्या, एक ही है, और रो आप अलग अलग ले सकते हो, रो आप एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो, और 6 भी ले सकते हो। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखो 1 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर 6 क्रॉस 1। तो सब में कॉलम की वैल्यू तो एक ही रहेगी, ये होती है बेटा कॉलम मैट्रिक्स, है ना। अब बात करूं रो मैट्रिक्स, इसकी जस्ट उल्टी, क्या ये हो जाएगा 1 क्रॉस n, n की वैल्यू आप अलग अलग ले सकते हो लेकिन रो तो सेम 1 ही रहेगी। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो एक तो ये भी हो जाएगा, क्या इसमें कॉलम और रो दोनों कितनी है, 1 1 है, क्या कॉलम और रो देखो, तो आपको कोई बोले कि ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो कॉलम मैट्रिक्स भी हो रो मैट्रिक्स भी हो, तो ये देखो कॉलम मैट्रिक्स भी और रो मैट्रिक्स भी है। और एग्जांपल की बात करूं तो मैं देखो 1 और 2, रो कितनी है 1 है, कॉलम कितने हो गए 2, इसके अलावा रो कितनी है 1, कॉलम कितने हो गए 4। कॉलम वेरिएबल हो सकते हैं, रो आपने फिक्स कर दी, रो तो एक ही रहेगी,
ठीक है, तो ये हो जाएगी बेटा रो मैट्रिक्स, ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n। इस टाइप की ये कितनी भी लंबी जा सकती है लेकिन रो एक ही रहेगी, कॉलम चाहे जितने हो, तो इसको क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं तो कॉलम 1, रो मैट्रिक्स की बात करूं तो रो 1, और बाकी आप जो बाकी दूसरा फिनोमेना बच गया, जो दूसरा पैरामीटर बच गया वो चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स का सीधा सा सिंपल सा कि अगर m इक्वल टू n हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। बात समझ में आ गई? आपको वो बोलेगा कि हम आपको दे रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब वो 2 क्रॉस 2 की है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 मतलब वो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 मतलब 10 क्रॉस 10 की है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम हो गए तो उसको क्या बोल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल क्या ये हो जाएगा क्या, देख लो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसके अलावा 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे होगी, देखो नंबर ऑफ रोज भी सेम है, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है। 3 क्रॉस 3 की ऐसे हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे ही n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ी बनती जाएगी, वो तो 4 क्रॉस 4 बन जाएगी, 5 क्रॉस 5 बन जाएगी। तो इसका क्या होता है, ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है बेटा, ये होता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा अब देखो ये जो बाकी के हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ना, नेक्स्ट हम एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट पढ़ने वाले हैं। अब सोचो ये है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल की वैल्यू के अलावा सारी वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको हम बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बात समझ में, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट जीरो हो जाए, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल दूंगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है कि एक है देखो 1 2 0 0, कौन सा डायगोनल की बात कर रहा हूं, इस राइट डायगोनल की बात कर रहा हूं, इसके एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट जीरो। ऐसे ही आप 3 क्रॉस 3 में देख लो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ वैल्यूज है, बाकी सारे के सारे वैल्यूज क्या है, जीरो है। अब डायगोनल एलिमेंट्स देखो ध्यान से देखोगे तो होते क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स सही तो होते हैं। देखो मैं एक बार मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, ऐसा ही A31 A32 और A33। आप देखोगे डायगोनल मैट्रिक्स जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है इनके देखो ऑर्डर सेम है इनका, 1 1 2 2 3 3, है ना। तो मैं क्या ऐसे बोल दूं इस वाले में डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, है ना, कि Aij विल बी लैम्डा, मतलब कोई भी लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। मैं ऐसा करता हूँ Aij, या फिर ऐसा करता हूँ Aij विल बी जीरो फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू j। इस बात का मतलब समझ में आया क्या, कि जब भी Ij की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, और जब इक्वल होगी उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सीधी सी डेफिनेशन है। देखो क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, और बाकी सारे जीरो होने चाहिए। देखो Aij फर्स्ट वाला होता है आई, सेकंड वाला होता है जे। आई दिखाता है रो को, जे दिखाता है कॉलम को। तो जब भी ये दोनों सेम हो जाएंगे तब तो जीरो नहीं होगा, तो मतलब मैंने यही तो लिखा कि Aij विल बी जीरो कब, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे तब तो ये जीरो होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है डायगोनल मैट्रिक्स की, ये बात कर रहा है डायगोनल मैट्रिक्स की। और फॉर आई इक्वल टू जी के लिए, अगर आई इक्वल टू जे है तो आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है, एनी के, लैम्डा के, या फिर एनी नंबर और फंक्शन, बाकी कुछ भी हो सकता है। सिर्फ जब इक्वल आ जाए तब क्या होगा, तब वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट या फिर फंक्शन आ सकता है। लेकिन अगर नॉट इक्वल आए, ए आई इज नॉट इक्वल टू जे, तब हम क्या बोल देंगे, बाकी एलिमेंट सारे के सारे जीरो। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है बेटा डायगोनल एलिमेंट की, डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल के अलावा देखो स्केलर, स्केलर डायगोनल का ही एक तरह से फर्दर पार्ट है, कि आपने जो बाकी तो जीरो कर दिए, बाकी तो आपने जीरो कर दिए,
लेकिन ये डायगोनल वालों के बारे में हमने कुछ नहीं बोला। आप डायगोनल वालों के बारे में कुछ बोलो। तो देखो, अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम हो गए, अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम हो गए तो वो हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के एग्जांपल देख लो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन तो फॉलो करेगी स्केलर मैट्रिक्स, प्लस इसने एक और पॉइंट जोड़ दिया, क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो सेम होने चाहिए। तो देखो इसके एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल है जैसे कि 1 1 0 0, या फिर 1 1 नहीं लेके मैं एक काम करता हूं क्योंकि वो आइडेंटिटी में काम आएगा, मैं ये ले लेता हूं 2 2 0 0, ये हो जाएगा। या फिर sin x 0 0, क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट तो जीरो है ही, इसके अलावा जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है, डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो उसको बोल देंगे स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल 3 क्रॉस 3 का ले लेते हैं। मैं लेता हूं लैम्डा 5, सॉरी लैम्डा नहीं, नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं, चलो ऐसे ले लेते हैं के 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 0 0 0 0 0 0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है, उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो है, तो वो हो जाएगा स्केलर एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट है जो, वो इसी डायगोनल एलिमेंट का पार्ट है, कि अगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो जाए, डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो जाए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कहने का क्या है कि ऐसा हो जाए 1 0 0 1, तो ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है ना बेटा, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। 3 क्रॉस 3 की भी बना सकते हो, कैसे बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये देखो ये बन गई 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या फर्क है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अलावा बाकी सब तो जीरो होंगे ही होंगे, लेकिन इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे तब तो जीरो, और इफ आई इक्वल टू जे तब वैल्यू 1। तो देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूं, मैंने ये लिखा किसके लिए, डायगोनल एलिमेंट के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। डायगोनल के अलावा मेरे पास नेक्स्ट थी स्केलर। स्केलर के लिए मैं क्या लिखूंगा, aij will be 0 for all I is not equal to j, ये तो लिखूंगा ही। और फॉर ऑल i इक्वल टू j, इनके लिए क्या लिख दूंगा मैं, aij की वैल्यू k, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है k, ये क्या हो सकता है, एनी कांस्टेंट और नंबर, एनी कांस्टेंट और फंक्शन। यहां पे k लिखने का मतलब क्या है कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उन सब की वैल्यू क्या रहेगी k, फॉर ऑल i इक्वल टू j के लिए। अब बात करूं मैं किसकी, हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या लिखूंगा, आइडेंटिटी के लिए सिंपल सी कहानी है क्या, कि aij विल बी 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j, ये तो फॉलो करेगा ही करेगा, है ना। एंड फॉर i इज इक्वल टू j, इसके लिए aij की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, यही तो हम प्रूफ देख रहे थे कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी सबकी वैल्यू 1 1 होगी। अगर सबकी वैल्यू कोई कोई सा भी कांस्टेंट हो तब तो क्या है, वो स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स की वैल्यू 1 1 1 हो गई तब वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कौन बच गई, जीरो मैट्रिक्स बच गई। जीरो मैट्रिक्स का सीधा सा रूल है कि हम किसी की नहीं सुनते, हमारे तो सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तभी हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जीरो मैट्रिक्स के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो मैं क्या लिख दूंगा, फॉर जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स के लिए मैं क्या लिख दूंगा कि ए आई जे विल बी 0 फॉर ऑल आई एंड जे। ए आई जे की वैल्यू 0 होगी, मतलब अगर मेरे को जीरो मैट्रिक्स लिखनी है वन वन ऑर्डर की, ये हो गई 1 क्रॉस 1 की, ये हो गई 2 क्रॉस 2 की, और ये हो गई 3 क्रॉस 3 की। आप कितने भी लिख दो, हर एलिमेंट की वैल्यू 0 आएगी, हर एलिमेंट की वैल्यू 0 आएगी, तब आप क्या बोल दोगे, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है बेटा। बात समझ में आ गई होगी। हमने सारे के सारे टाइप्स पढ़ ली। टाइप्स के बाद में देखो एक और चीज है आपके इसी एक्सरसाइज में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि दो मैट्रिक्स ए एंड बी कब इक्वल होगी, दो मैट्रिक्स ए एंड बी कब इक्वल होगी, देखो ध्यान से सुनना। एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी विल बी कॉल्ड
will be called equal matrix. Equal matrices if order of A is equal to order of B. एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. सेकेंड थिंग, उनके सारे एलिमेंट भी सेम होने चाहिए. सारे एलिमेंट भी सेम होने चाहिए. ऑल एलिमेंट्स शुड बी सेम. आप देखो एक एग्जांपल से समझते हैं. एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना. आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं फटाफट. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो एक एग्जांपल छोटा सा ले लो. ई मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए 2 3 0 1 और मेरे को एक मैट्रिक्स बनानी है बी जो इसके इक्वल हो. तो बी मैट्रिक्स क्या बनेगी? एक तो इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए. इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2. बी का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 क्रॉस 2. और सारे के सारे एलिमेंट्स वो भी सेम होना चाहिए. मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए. यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आना चाहिए. यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1. तब जाके ये दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलोगे आप? इक्वल मैट्रिक्स बोलोगे. बात समझ में आ गई? इक्वल मैट्रिक्स की बात समझ में आ गई, है ना. एक एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल देखो, आपको दे रखा है कि इफ, एग्जांपल नंबर है आपका 4. इफ दे रखा है x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस का 6 a माइनस 1 और 0. इसके अलावा b माइनस 3 माइनस का 21 और 0. ये दे रखा है इक्वल किसके? 0 6 और 3y माइनस 2. फिर आपके पास माइनस 6 माइनस 3 और 2c प्लस 2. फिर दे रखा है 2b प्लस 4 माइनस का 21 और 0. आपको बोला ये दोनों इक्वल है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी और एक्स वाई जेड की. ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपको पता है सबसे पहले आपने चेक करा इक्वल मैट्रिक्स है. ये भी 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है. अब कंसर्ट एलिमेंट सारे के सारे सेम होंगे तो x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 0. तो x प्लस 3 की वैल्यू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का 3. सेकेंड, आपको देखा a की वैल्यू चाहिए, a माइनस 1 की वैल्यू है माइनस का 3. तो a माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3. तो यहां से a की वैल्यू आ गई 4. और किसकी वैल्यू चाहिए? 2c प्लस 2 की वैल्यू है 0. तो 2c प्लस 2 की वैल्यू 0, तो यहां से c की वैल्यू आ गई माइनस का 1. और b माइनस 3 है 2b प्लस 4 के इक्वल. b माइनस 3 है 2b प्लस 4 के इक्वल. ये b उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सिंपल b. ये उधर आ जाएगा तो माइनस का 7. तो b की वैल्यू आ गई. तो आपके पास किस किस की वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई. बस यही चाहिए था. y की वैल्यू भी चाहिए. 3y माइनस 2 किसके इक्वल है? 2y माइनस 7 के. तो 2y माइनस 7 इक्वल है 3y माइनस 2 के. सिंप्लीफाई करते हैं, y उधर गया तो ये बच गया y, ये इधर आ गया तो आ गया माइनस का 5. y की वैल्यू माइनस 5 आ गई. क्या कोई z भी दे रखा है क्या? z नहीं दे रखा. ये दे रखा है z प्लस 4 दे रखा है ना. ये देखो a12 एलिमेंट z प्लस 4 किसके इक्वल है? 6 के. z प्लस 4 इक्वल है 6 के. तो z की वैल्यू आ गई 2. ऐसे आपके पास a b c और x y z तीनों की वैल्यू आ गई. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है. कंसर्न एलिमेंट को आपने इक्वल रखते गए. भाई x प्लस 3 किसके इक्वल है? 0 के. देखो माइनस 6 ऑलरेडी माइनस 6 के इक्वल दे रखा है. a माइनस 1 आपने माइनस 3 के इक्वल रख के a की वैल्यू निकाल ली. 2y माइनस 7 3y माइनस 2 के इक्वल दे रखा है, आपने y की वैल्यू निकाल ली. ऐसे कंपेयर करके अगर आपको दो मैट्रिक्स बोल दे कि ये दोनों इक्वल है तो आप आराम से कंपेयर करके बता सकते हो कि ये इक्वल है और जो रिस्पेक्टिव आपको अननोन दे रखे हैं उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो. बेटा ये था आपके एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे और उसके आगे का काम करेंगे. ठीक है बेटा. थैंक यू सो मच.